प्रैक्टिकल है मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद वही सिलेबस में क्या है वे सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। पहले बेसिक्स पे जाते हैं, फिर फर्दर ये चीज़ समझ आ जाएगी कि किस तरीके से सिलेबस है और क्या है, ठीक है। बेसिक्स में हमें काम रहेगा टोपोशीट्स का। तो टोपोशीट का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि टोपोशीट या जिन्हें हम टोपोग्राफिकल मैप्स भी बोलते हैं वो क्या है, ठीक है। तो और बेसिक्स में जाए अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारी अर्थ होती है, ठीक है। अर्थ को उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव ग्लोब, ठीक है। तो अर्थ हमारी 3D में होती है, अर्थ 3D में होती है, और उसी 3D को जब हम एक मॉडल बना के दिखाते हैं, एक नमूना जब उसका बनाते हैं, तो वो 3D में ही जो नमूना बनता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोब, ठीक है। और ये 3D होता है, 3 डायमेंशंस में होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब दिखता है अर्थ की तरह, ठीक है। ऐसे ही बनाया जाता है। और इसकी भी जियोइड शेप होती है, ऑब्लेट स्फेरॉइड, मतलब अर्थ लाइक शेप इसको दी जाती है। जियोइड वर्ड जो है, ये वर्ड अर्थ लाइक शेप को डिनोट करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो जियोइड ही है, ठीक है। कैसी होती है, ऑब्लेट स्फेरॉइड, मतलब ऊपर से थोड़ी फ्लैट और यहाँ से पिच की वो फैली हुई, ठीक है। इस तरीके से अर्थ की जो शेप होती है उसको स्पेशली क्या नाम दे रखा है, जियोइड, ठीक है। और इसी की जो मॉडल फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज़ ग्लोब, ठीक है। बट ग्लोब की भी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, तो हम क्या करते हैं, फर्दर मैप्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैप्स क्रिएट किए जाते हैं। मैप सिंपली क्या है, जो हमारी अर्थ है उसकी जो 3D फॉर्म, जो 3D रिप्रेजेंटेशन थी ना, उसको बस एक 2D सरफेस पे, यानी एक फ्लैट पेपर पे शो करना है, दैट्स इट, ठीक है। जो हमारी 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है अर्थ की, वो हमारा क्या है, वो मैप होता है। और इस 3D से यानी ये जो हमारा 3D सरफेस है, ठीक है, इस पे जो लैट लॉन्ग है, जो एरिया बने हुए हैं, जो कंट्रीज़ बनी हुई है, सब कुछ वो एक 2 डायमेंशनल सरफेस, मतलब एक फ्लैट पेपर पे छापना, मतलब प्रोजेक्ट करने की, जो जैसे प्रोजेक्टर होता है ना जो इसके अंदर है वो इधर बना देता है, तो ऐसे ही जो ग्लोब पे जितने भी हमारे लैट लॉन्ग का जाल है, जो कंट्रीज़ है, कहाँ है, कैसे हैं, वो सब जब हम एक 3D सरफेस से एक फ्लैट सरफेस पे दिखाते हैं, तो ये जो कन्वर्जन होता है, इस कन्वर्जन की प्रोसेस को मैप प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टर वाला प्रोजेक्शन, ठीक है। तो मैप हो गया। मैप क्या है, सिंपली 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, और 2 डायमेंशनल फीचर होते हैं, मतलब इसमें लेंथ और ब्रेड्थ ही दिखा सकता है, आप किसी की हाइट तो नहीं दिखा सकते ऑब्वियसली, ठीक है, वो तो 3D में ही पॉसिबल है। और मैप्स को बनाने की जो प्रोसेस होती है ग्लोब से, जब हम एक फ्लैट सरफेस पे हमारी अर्थ की सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैप प्रोजेक्शन, ठीक है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन होती है। देखो मैप की डेफिनेशन में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता है, क्या दिखा रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें हम अर्थ का किसी पार्ट को दिखा सकते हैं, कोई फीचर को दिखा सकते हैं किसी एरिया के, ठीक है। तो मतलब हम पूरी अर्थ को दिखा रहे हैं या फिर अर्थ के किसी हिस्से को दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके क्या दिखा रहे हैं हम, उसके फिजिकल या कल्चरल, ठीक है, या दोनों एस्पेक्ट्स को दिखा रहे हैं। कैसे होता है सिलेक्टिव मतलब आप एरिया सिलेक्ट करते हो, फीचर सिलेक्ट करते हो। सिम्बलाइज, ऑब्वियसली तुम अगर एक पेड़ है तो उसको ऐसा एज इट इज़ तो ड्रॉ नहीं करोगे ना जैसा वो है, उसके लिए कुछ सिंबल्स यूज़ करोगे कि पेड़ है, चाहे कैसा भी पेड़ हो मैं ऐसा बना दूँगी, ठीक है, चाहे पेड़ कैसा भी हो मैं ऐसा सिंबल यूज़ करूँगी, तो वी यूज़ सिंबल्स। और जनरलाइज होता है, मतलब उसमें कोई फालतू की बहुत डिटेलिंग नहीं होती, उसको जनरल ही रखा जाता है। मतलब अगर मेरे को फ्रूट्स का मैप दिखाना है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे भैया यहाँ पे इसका फ्रूट है, यहाँ आंवला है, इधर अंगूर है, इधर कुछ है, इधर कुछ है, उधर कुछ है, ठीक है। मतलब इतनी डिटेलिंग ना करके उसको जनरल रखने की कोशिश की जाती है, मतलब फालतू की स्पेसिफिक डिटेल्स ना देके जनरल ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो इससे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अर्थ का, या तो पूरी अर्थ या फिर अर्थ का किसी पार्ट को डिनोट कर रहे हैं हम, ठीक है। कहाँ कर रहे हैं ये, तो ये एक चीज़, मैप में 3 चीज़ें, पहली क्या है, क्या दिखा रहे हैं हम, तो फिजिकल और कल्चरल फीचर्स दिखा रहे हैं हम, या फिर अर्थ का कोई हिस्सा दिखा रहे हैं, किस तरीके से सिंबल्स के थ्रू सिलेक्टेड चीज़ें सिलेक्ट करके और जनरल सी अप्रोच में हम दिखा रहे हैं, कहाँ दिखा रहे हैं। प्लस सेकंड थिंग क्या होता है, फ्लैट सरफेस, प्लेन सरफेस पे दिखा रहे हैं, ठीक है। प्लस स्केल के साथ दिखाते हैं,
क्योंकि ऑब्वियसली अर्थ इतनी बड़ी है कि इतनी बड़ी अर्थ का इतना बड़ा पेपर नहीं हो सकता कि इतने बड़े पेपर पे पूरी अर्थ एज इट इज़ बना दे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें होगी। क्या दिखा रहे हैं, हम सभी फीचर्स दिखा रहे हैं अर्थ सरफेस के, वो डिपेंड करता है हमने क्या सिलेक्ट किया है, उसके हिसाब से सिंबल्स वगैरह डाल के। ठीक है, फिर कहाँ दिखा रहे हैं, ऑन द फ्लैट प्लेन सरफेस। ठीक है, स्फेयर पे नहीं, एक फ्लैट सरफेस पे विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो 3 चीज़ें होंगी, स्केल, फ्लैट सरफेस पे दिखाएंगे और फीचर्स को दिखाएंगे। और अगर स्केल वाला पार्ट मिसिंग है तो उसको हम स्केच मैप बोलते हैं या फिर रफ मैप बोलते हैं, वो प्रॉपर मैप नहीं होता है। मैप्स सीरीज़ में बनाए जाते हैं, लाइक नॉर्थ अमेरिका का बना दिया, फिर साउथ अमेरिका का बना दिया, फिर इंडिया का बना दिया, फिर साउथ ईस्ट एशिया का बना दिया, मतलब एक सीरीज़ में बनाए जाते हैं ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग के लिए। ठीक है, या पूरा वर्ल्ड का भी एक साथ बन सकता है, बट यूजुअली हम सीरीज़ में बना देते हैं। ये हो गया। क्या रह गया, ठीक है। उसके बाद ना मैप्स जो होते हैं, मैप्स बनाने की अपनी एक कला है। ठीक है, तो इसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्लस अब या फिर हम ऐसे दूसरे शब्दों में पूछ सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ मैप मेकिंग, मतलब मैप बनाने की कोई कोई तो प्रोसेस होती होगी ना, ऐसे ही थोड़ी बन जाता है, ऐसे ही सीधा मैं पहले ड्राइंग करूँ बाद में मैं डाटा स्टडी करूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। तो एक प्रोसेस होती है। तो जो प्रोसेस ऑफ मैप मेकिंग होती है ना, प्रोसेस ऑफ मैप मेकिंग, इसको हम एक वर्ड से डिनोट करते हैं, कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी का सिंपल मतलब होता है पूरी होल प्रोसेस यू आर फॉलोइंग, मीन्स वट एवर प्रोसेस यू आर फॉलोइंग टू मेक अ मैप, दैट होल प्रोसेस इज कार्टोग्राफी। ग्राफी मीन्स मेकिंग एंड मैप मेकिंग। ओके, और इसकी थोड़ी स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन में यही आता है, आर्ट प्लस साइंस ऑफ मेकिंग मैप। इसके अंदर होल प्रोसेस, पूरी प्रोसेस, डाटा कलेक्शन से लेके फिर तुम क्लासीफाई करने से लेके स्केल डिसाइड करने से लेके मैप बनाने तक, फाइनल मैप बनने तक, पूरी प्रोसेस जो फॉलो होती है, द होल प्रोसेस दैट यू फॉलो टू मेक अ मैप, वो पूरी क्या है, कार्टोग्राफी होती है। ठीक है, अब इसके कुछ एसेंशियल्स होते हैं या प्रोसेस कैसे होते हैं। एक तो तुम्हें स्केल पता होना चाहिए। ठीक है, हम स्केल डिसाइड करते हैं इसमें। ठीक है, स्केल क्या है, मैंने बताया कि अगर स्केल मिसिंग है तो वो सिर्फ एक रफ स्केच होगा, वो मैप नहीं होता है, वो रफ मैप बनेगा, वो कोई मैप नहीं होता है। ठीक है, स्केल में क्या होता है, देखो वैसे पता होगा बट फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अर्थ पे कोई चीज़ है, सपोज ये बिल्डिंग है, इधर एक पार्क है, ठीक है, और इधर एक पेड़ है। ठीक है, अब ये है 70 किलोमीटर की लंबी, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन मेरे पास पेपर क्या है, ठीक है, A4 साइज़ की शीट है मेरे पास, मैं नहीं ड्रॉ कर सकती 70 किलोमीटर की लाइन, तो मैं कैसे भी नहीं बना सकती, तो मेरे को शो करना है। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने सोचा कि एक स्केल ले लेती हूँ मैं, कि मैं इतनी से लाइन से इसको डिनोट करूँगी, और मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मैंने जो 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है इसका मतलब है 70 किलोमीटर। ठीक है, तो मेरी एक, और फिर मैं यहाँ लिख दूँगी कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है भैया मेरा 70 किलोमीटर। तो मेरे अब जो भी इस मैप को पढ़ेगा, जब भी पढ़ेगा, तो उसको पता होगा कि इस मैप में 1 सेंटीमीटर लाइन का मतलब है 70 किलोमीटर का एरिया, सॉरी एरिया नहीं, लेंथ। ठीक है, ये हो गया। अब जो स्केल होता है ना, ठीक है, स्केल कुछ नहीं होता, मैप पे जो डिस्टेंस है, मैप पे ए और बी है सपोज, ठीक है, मैप पे ए और बी के बीच का डिस्टेंस डिवाइड बाय उन्हीं ए और बी के बीच का डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। सपोज मैप पे ये 1 सेंटीमीटर है और ग्राउंड पे 10 है, तो उसके रेशो को क्या बोलते हैं, हम स्केल बोलते हैं। ठीक है, इसके फिर 3 तरीके होते हैं, सिर्फ रिविजन के लिए कर रहे हैं। इसके 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट करता है। एक तो सिंपल तुम बता दो, कोई पहेली नहीं भैया, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, या फिर एक तुम क्या करते हो, मतलब हो सकता है कि यूनिट इश्यूज़ आ जाए, क्योंकि हम तो जो है जैसे मैट्रिक सिस्टम यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर किलोमीटर ये सब यूज़ करते हैं, बट कुछ कंट्री माइल वाला सिस्टम यूज़ करते हैं, है ना, माइल इंचज़, ये वाला इंच सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसको यूनिटलेस बना देते हैं एक RF में, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में। तो इसमें क्या होता है, 1 सेंटीमीटर है, दोनों तरफ ना यूनिट को सेम कर देते हैं, जैसे यहाँ किलोमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो सबको छोटा कर दो। जैसे सेंटीमीटर है ना, जो इस साइड यूनिट है सबसे छोटी लेनी होती है। अगर इंच सिस्टम में कर रहे हो तो लेफ्ट साइड पे हमेशा इंच लेते हैं, माइल्स यार्ड्स ये नहीं आएंगी। और अगर मैट्रिक सिस्टम ले रहे हो तो यहाँ पे सेंटीमीटर होते हैं, किलोमीटर या मीटर नहीं आनी चाहिए। ठीक है,
तो उसके बाद इनकी यूनिट सेम करने होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर को हटा के 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 सेंटीमीटर का मतलब 5 लाख सेंटीमीटर। बात तो वही है, 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के इक्वल का हो। लाख क्यों बोल रही हूँ मैं, हाँ लाख ही तो होगा, 1000 × 100, ठीक है। फिर उसके बाद सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो 1:, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख आ गया, ठीक है। RF होता है कि ये रिप्रेजेंटेशन है, जनरली हम यही करते हैं 1:50,000, 1:5,000 ऐसे करके लिखते हैं। फिर होता है ग्राफिकल स्केल, तुमने कभी देखा हो मैप के नीचे ही बना होता है, वहाँ पे लिख, ठीक है। इसमें सिंपली क्या होता है, तुम ना ग्राफ के थ्रू दिखाते हो कि भैया ग्राफ के थ्रू कर लो, तुम्हें पढ़ना आता हो या ना आता हो। ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, इसमें थोड़ा बीच में डिवाइड कर देते हैं सुंदर सा बनाने के लिए। सपोज़ मेरे को 1 सेंटीमीटर का लेना है, या फिर तुम 2 का भी ले सकते हो, सपोज़ 2 सेंटीमीटर से शो करना, पर चलो 1 से ले लेते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मैंने डब्बा इसके लेफ्ट में बनाया, ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, फिर मैंने यहाँ पे 0, ये 0 से शुरू करना है, फिर मैंने लिख दिया 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 2, 3, और यहाँ लिख दिया मैंने 1 किलोमीटर है, ठीक है। अब कोई पढ़ने वाला होगा उसको समझ आ जाएगा, वो इस डिस्टेंस को मेजर कर लेगा कि अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है सेंटीमीटर में, लेकिन इसने क्या यूनिट वर्ड यूज़ कर रखी है, किलोमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर। सपोज़ यहाँ पे होता 2, 4, 6, तो कोई यहाँ से यहाँ तक मेजर करता तो उसको पता चल जाता था 1 सेंटीमीटर का मतलब है 2 किलोमीटर, ठीक है। और लेफ़्ट वाले साइड जो बचता है ना, जैसे यहाँ 2, तो इसको फिर बस डिवीजन में तोड़ने के लिए होता है, जैसे यहाँ पे मैं 1 में तोड़ दूँ, ठीक है, 2 हिस्से कर दूँ, ये स्मॉल डिविजन्स के लिए होता है। अगर नहीं समझ आए तो मैं दोबारा करा दूँगी, बहुत ईजी है, बट टॉपिक से भटक जाएंगे इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रही। ये 3 तरीके होते हैं जो तुम्हारे मैप वगैरह होंगे ना, तो इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, और ऊपर RF में भी दिया होता है, RF में 1:50,000 ऐसे कुछ करके, ठीक है। फिर मैप प्रोजेक्शन मैंने बता दिया, मैप प्रोजेक्शन डिसाइड करनी होती है। देखो मैंने बताया था कि वही है, अर्थ हमारी 3D है, 3D से हमें अर्थ के फीचर्स को एक 2D सरफेस पे दिखाना है, ठीक है। 2D तरीके से दिखाना है, 2 डायमेंशंस में, मतलब उसके हाइट वगैरह तो दिखा नहीं सकते, पेड़ कितना ऊँचा है बस ये पता है किस जगह पे, लेंथ ब्रेथ ये सब दिखा सकते हैं हम। तो इसको जब हम इस पर प्रोजेक्ट करते हैं तो इसके अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। लाइक अगर तुम्हें इक्वेटर का एरिया चाहिए तो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होती है, अगर तुम्हें हाईएस्ट पॉइंट्स के चाहिए तो जेनिथल प्रोजेक्शंस होती है, और टेम्परेट एरिया का चाहिए तो कॉनिकल प्रोजेक्शन होती है, मतलब इसको कॉन पहना देते हैं और लाइट छोड़ देते हैं, तो लाइट से विजिबल हो जाता है और वहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा होता है, और फिर इस कॉन को खोल लेते हैं। ये मैं दोबारा करा दूँगी क्योंकि ये टॉपिक इसका नहीं है ना। कुछ भी नहीं करना होता, पेपर लपेट देते हैं ग्लोब के चारों ओर, ठीक है, और लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, और फिर उस पेपर को खोल लेते हैं और वो हमारे पास ऐसे लाइन आ जाती है, ठीक है। अलग अलग तरीके होते हैं इसके प्रोजेक्शन के, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस होती है, ऑब्वियसली कुछ तो डिस्टोर्शन आएगी ना, ठीक है। तो जब हम प्रोजेक्शन करते हैं ना, मैप प्रोजेक्शन करते हैं, यानी 3D से जब हम 2D सरफेस पे कन्वर्ट करते हैं हमारी जो लेट लॉन्ग है उन सबको, तो इससे क्या होता है, डिस्टोर्शन आती है, ठीक है। डिस्टोर्शन क्या होती है, मतलब थोड़ी त्रुटियाँ आने लग जाती है, थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे कई बार क्या होता है, एरिया हमारा गलत आ जाता है, जैसे इस पे तो ठीक है सही एरिया था, बट जब इस वाले को इस पेपर पे छापा तो बड़ा होके दिखाया। जैसे तुमने कभी नोट किया होगा, जो नॉर्थ अमेरिका है उसके यहाँ पे जो ग्रीनलैंड है वो कितना बड़ा दिखता है, वो नॉर्थ अमेरिका से भी बड़ा विजिबल होता है, जबकि वो इतना है नहीं, ठीक है। वो सिर्फ प्रोजेक्शन का खेल है, ठीक है। तो कुछ प्रोजेक्शन में जैसे जब हम ये मैप प्रोजेक्शन करते हैं तो उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है, किसी में एरिया गलत हो जाता है, किसी में डिस्टेंस गलत हो जाता है, किसी की डायरेक्शन गलत हो जाती है, ठीक है। तो इन सब से देखने के लिए हमें डिसाइड करना पड़ता है कि अच्छा मुझे एरिया की एक्यूरेसी चाहिए, तो मतलब मुझे कौन सी प्रोजेक्शन यूज़ करनी है जिसमें एरिया की एक्यूरेसी हो। अच्छा मुझे डायरेक्शन ठीक चाहिए, क्योंकि मैं तो हूँ भैया नेविगेटर, मुझे जाना, मुझे डायरेक्शन सही पता होनी चाहिए, एरिया से मेरा कोई मतलब नहीं है। एरिया का काम है पॉलिटिक्स वालों का, जिनको ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया, तो मेरे एरिया में क्यों घुसे, तो उनको एक्यूरेट एरिया चाहिए कि हाँ इतना स्क्वायर किलोमीटर मेरा एरिया है, ठीक है। ये पॉलिटिक्स मैप्स के लिए सही रहता है। बट अगर तुम्हें डायरेक्शन वगैरह एक्यूरेसी चाहिए होती है तो उसके लिए जैसे मर्केटर प्रोजेक्शन होता है, तो मर्केटर प्रोजेक्शन में यही होता है, जो डिस्टेंस होता है ना लैटीट्यूड में, वो बढ़ाते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 डिग्री है,
ये 2 डिग्री, इनमें कितना बढ़ गया, बढ़ता जाता है। इसलिए जब तुम हाई लैटिट्यूड्स वाले एरिया में जाओगे ना तो वो बड़े दिखते हैं, जबकि वो प्रोजेक्शन के हिसाब से साइज़ बड़ा होता है, लेकिन वो छोटे हैं एरिया में। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन है वो किसकी एक्यूरेसी को ध्यान रखते हैं, सिर्फ डायरेक्शन ठीक पता चल जाएगी भैया नॉर्थ में है कोई चीज़ तो तुम्हें नॉर्थ में ही दिखेगी, एरिया की गारंटी नहीं लेते। कुल मार्केट इतना ही है, लंबा खींच दिया। मैप प्रोजेक्शन होता है, मतलब मैप जो कि एक 2 डायमेंशनल सरफेस रिप्रेजेंटेशन हमारी अर्थ का, उस पर जब हम ग्लोब से कन्वर्ट करते हैं तो वो जो प्रोसेस होती है उसको मैप प्रोजेक्शन प्रोसेस बोलते हैं, 3D से 2D में कन्वर्ट करना। और इस प्रोसेस में बहुत सारी डिस्टोर्शंस आ जाती हैं एरिया की, और शेप की, शेप गलत हो जाती है, या फिर डायरेक्शन की, डिस्टेंस, इन सब की। तो वो डिपेंड करता है फिर हमें जिस चीज़ की एक्यूरेसी चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस होते हैं, तो हमें चूज़ करना होता है कि हमें कौन सी प्रोजेक्शन यूज़ करनी है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद होता है जनरलाइजेशन। ये मैं बता चुकी हूँ कि मैप जो होता है उसका एक असेंशियल ये भी होता है कि उसमें जनरलाइज कर दो, अननेसेसरी डिटेलिंग मत दो। ठीक है, उसको ज़्यादा खिचड़ी मत मचाओ। ठीक है, मतलब मैप बना रहे हो तो उसको जनरलाइज कर दो। मतलब एक तो तुम अपना टॉपिक फिक्स करो। ठीक है, अगर तुम फ्रूट्स दिखा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो बस फ्रूट्स दिखाओ ना, उसको फिर वेजिटेबल्स दिखाने का क्या मतलब कि चलते चलते वेजिटेबल्स भी दिखा दी, नहीं, एरिया में दिखा रहे। ठीक है, और मतलब अननेसेसरी डिटेलिंग से दूर रहना और उसको ज़्यादा जनरलाइज करने की कोशिश करना, मतलब वो हर तरफ एप्लीकेबल हो। अननेसेसरी डिटेल में ना जाना, लाइक बिल्कुल ही डिटेल में घुस जाओ नहीं। फ्रूट्स दिखा रहे हो तो मैं ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे खट्टे फ्रूट्स हैं, इधर ये वाले फ्रूट्स हैं, ये वाले फ्रूट्स हैं। मतलब इफ़ इट इज़ नॉट नेसेसरी उसको अवॉइड करना। ठीक है, समझ रहे हो, जनरलाइजेशन मतलब उसको जनरलाइज कर देना, यूनिवर्सल एप्लीकेशन उस पर हो जाए सब जगह, ज़्यादा डिटेलिंग ना जाए, अननेसेसरी डिटेलिंग से बचना। फिर उसके बाद होता है मैप डिज़ाइन। मैप डिज़ाइन में इसमें तुम्हारे सिम्बल्स वगैरह आते हैं। तुम ऑब्वियसली तुम एज इट इज़ तो कोई बिल्डिंग बना के नहीं दिखाओगे, एज इट इज़ तो कोई फीचर दिखा के नहीं दिखाओगे ना, पहाड़ उगा मतलब दिखाओगे नहीं, तो तुम सिम्बल्स यूज़ करते हो। अच्छा मुझे पहाड़ दिखाने में ब्राउन कलर कर दो, दैट्स इट। सिम्बल या कलर या शेड्स कुछ भी यूज़ करते हो। ठीक है, फिर आता है मैप कंस्ट्रक्शन, और फाइनली तुम्हारा ये सब डिसाइड होने के बाद तुम्हारा मैप बन जाता है। और ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो तुम्हारी सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनसे बनता है तुम्हारा मैप। और ये जो पूरी प्रोसेस तुमने फॉलो की इसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी कुछ नहीं, सिंपली प्रोसेस ऑफ मैप मेकिंग इज कार्टोग्राफी, सिंपल टर्म। उसके बाद क्या होता है, मैप के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, मैप के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो अब हम मुद्दे पे आ रहे हैं। ठीक है, स्केल के बेस पे क्या होता है, लार्ज स्केल होता है और स्मॉल स्केल होता है। ठीक है, मतलब जो हम स्केल अभी हमने डिसाइड किया था ना कि ग्राउंड पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कितना है और उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में मैप पे कितना डिस्टेंस है, वो जो रेशो शो करता है उसी स्केल की बात हो रही है। तो उस स्केल के हिसाब से हमारे 2 बनते हैं, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। लार्ज, यहाँ पे लार्ज का मतलब उल्टा है, मतलब जिसका बेस जैसे RF मान लो, सपोज़ ये है 1:500 है, 1:5000। इसमें से बताओ कौन लार्ज है कौन स्मॉल स्केल है, कंपैरिजन में ही निकलता है वैसे तो। ठीक है, तो इन दोनों में से जो लार्ज है वो स्मॉल, जिसका बेस स्मॉल होगा। और ये देखो 5000 बड़ा है ना, इससे बड़ा है तो ये स्मॉल स्केल होगा, मतलब इन्वर्स होता है। इसको कायदे से अगर समझा जाए तो मतलब देखो, लार्ज स्केल में क्या होता है, लार्ज स्केल में क्या होता है, एरिया हम कम शो करते हैं बट लार्ज इन्फॉर्मेशन लार्ज होती है, मतलब इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है उसमें। वो कैसे होगी, ऑब्वियसली तुम जब किसी की बहुत छोटे एरिया की बात कर रहे होगे। अब मैं तुम्हें कहूँ तुम्हें सिर्फ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करना है तो तुम कर पाओगे अच्छे से। बट अगर मैं तुम्हें कहूँ कि MDU के हर डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करो तो ऑब्वियसली तुम उतनी अच्छी डिटेलिंग नहीं दे पाओगे। ठीक है, समझ रहे हो। तो लार्ज स्केल में क्या होता है, तुम एरिया, छोटे से एरिया को लेते हो, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं लेते। तुम कहते हो ठीक है इतने से एरिया को ही डिफाइन करूँगा मैं, और क्योंकि तुमने एरिया ही छोटा लिया है तो उसकी वजह से तुम उसकी और अच्छे से डिटेलिंग अच्छे से कर पाते हो। तो इसलिए जो लार्ज वर्ड है यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन के साइज़ के अकॉर्डिंग है कि लार्ज इन्फॉर्मेशन तुम यहाँ पे दे पाओगे। और स्मॉल स्केल है तो इसमें क्या होता है,
स्मॉल स्केल है तो इसमें इंफॉर्मेशन कम ही रहती है, क्योंकि इसमें तुम एरिया लार्ज लेते हो, और एरिया लार्ज लेते हो मतलब तुम्हारा जो बेस होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। स्मॉल का ज़्यादा, ज़्यादा का स्मॉल, इसको वैसे सही भाषा में ऐसे होता है ये। ऑब्वियसली तुम्हारा छोटा एरिया होगा तभी तो तुम 1 सेंटीमीटर से सिर्फ 500 को शो कर रहे हो, और अगर तुम्हें इतनी सारी चीज़ें दिखानी है कि तुम्हें 1 सेंटीमीटर से 5,000 दिखाना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब कितनी खिचड़ी मचा रखी होगी, कितना ज़्यादा बड़ा एरिया ले रखा होगा कि तुम्हें सिर्फ 1 सेंटीमीटर की हेल्प से इतने बड़े एरिया को दिखाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे एरिया थोड़ा है, जिसे तुम 1 सेंटीमीटर से सिर्फ 500 को दिखा रहे हो, ठीक है। समझ आ गया? कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो स्केल के हिसाब से लार्ज स्केल होता है, स्मॉल स्केल होता है। लार्ज का बेस स्मॉल होता है, स्मॉल का लार्ज होता है, और इसमें लार्ज में लार्ज इन्फॉर्मेशन होती है, स्मॉल में स्मॉल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और क्या था? लार्ज स्केल के फिर एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कैडेस्ट्रियल मैप होता है, ये वेरी लार्ज है, सबसे बड़ा लार्ज है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा टोपोग्राफिकल मैप्स। स्मॉल स्केल्स में आते हैं तुम्हारे वॉल मैप्स, जो इससे स्मॉल हैं, और सबसे स्मॉल है तुम्हारे एटलस मैप्स, वेरी स्मॉल मैप कंपेरिजन में, ठीक है। कैडेस्ट्रियल मैप्स ये वही पटवारी वगैरह जो लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह रखते हैं उनके लिए होता है, इसमें 500 से लेके 4,000 तक की रेंज होती है, ठीक है। टोपोग्राफिकल में फिर बढ़ जाते हैं, 50,000, 25,000, 1,25,000, 10 लाख ऐसे हो जाते हैं। वॉल मैप्स इनमें ज़्यादा होगी, ठीक है, और हाईली जनरलाइज होंगे। ऑब्वियसली इतनी बड़ी एरिया को तुम दिखा रहे हो तो डिटेलिंग तो कम होती ही जाएगी, तो जनरलाइज होते हैं। फिर आता है बेस्ड ऑन द फंक्शंस, ये हम करेंगे, ये है हमारा मेन जिसको हमें पकड़ना है, ठीक है। ये मेरे चश्मे है। बेस्ड ऑन द फंक्शंस, फंक्शंस के बेसिस पे क्या होता है, फिजिकल मैप्स होते हैं, मतलब क्या दिखा रहा है, क्या उनका क्या फोकस है उनका। कल्चरल मैप्स होते हैं जो मैन मेड फीचर्स को दिखाते हैं। तो रिलीफ मैप्स होते हैं, जियोलॉजिकल मैप्स होते हैं जो वहाँ की जियोलॉजी, रॉक्स, मिनरल्स, इन सबको दिखाते हैं। क्लाइमेटिक मैप्स होते हैं जो टेम्परेचर, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। सॉइल है, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल लाइक कंट्रीज़ दिखा रहे हैं, स्टेबल कंट्रीज़, ऐसे ऐसा कुछ भी मैप बनाओ पॉलिटिकल अप्रोच को लेके। पॉपुलेशन के वाइज भी तुम दिखा सकते हो, इकोनॉमिकल इकोनॉमी कैसी है कंट्रीज़ की, ये सब इनसे रिलेटेड, लाइक एग्रीकल्चर कहाँ हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ कहाँ हैं, ऐसे ऐसे। ट्रांसपोर्टेशन, हाँ ट्रांसपोर्टेशन का मैप हो गया, ठीक है। तो ये था मैप का कंसेप्ट, जो कि कुछ काम का नहीं था अपना, लेकिन फिर भी पढ़ लिया ऐसे ही। फिर यूज़ ऑफ मैप्स क्या है, वही है, तुम्हें एक मैप दे दूँ मैं तो तुम्हें पता होगा, अच्छा इधर मुझे जाना है, इतना डिस्टेंस बचा है, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस को अगर तुम मैप पे मेजर करते हो डिस्टेंस को, मैं डिजिटल मैप की बात नहीं कर रही हूँ जो तुम्हारा गूगल में आता है, हार्ड कॉपी वाले मैप की कर रही हो। तो उसमें तुम क्या है, जैसे तुम्हारे पास ये एरिया दे रखा था, ठीक है। अब तुम इसको कैसे करोगे, थ्रेड लिया, थ्रेड से भी मेजर कर सकते हो, ये पता नहीं क्या होता है, रोटामीटर होता है, उसको घुमा दो चला के, फिर पता चल जाता है। मैं डिस्टेंस बता रही थी, सॉरी। थ्रेड लेके यहाँ से चलाया, मोड़ लिया, मतलब कर्व डिस्टेंस के लिए होता है। ये स्ट्रेट है तो तुम सीधा स्केल रखोगे और तुम्हें पता चल जाएगा कितनी लंबी है, बट कर्व में क्या है, थ्रेड रख दो और फिर उठा के उस थ्रेड को स्केल के अलोंग रख के फिर देख लो कितना लंबा खींचा। एक होता है रोटामीटर, उसको चलाना शुरू करो जिस पॉइंट से, फिर वो जहाँ पे रुके ना, फिर उसको देख लो कि कितना लंबा चलाइए। रोटामीटर वर्ड यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट। फिर होता है डायरेक्शन भी पता चल जाती है, कोई किसके नॉर्थ में है, ठीक है। दिल्ली मेरे लेफ़्ट में, राइट में, सॉरी लेफ़्ट राइट नहीं होता, ईस्ट वेस्ट होता है, ठीक है, ज्योग्राफी में। फिर मेजरमेंट ऑफ एरिया है, ये स्क्वायर मेथड यूज़ होता है, या फिर पोलर प्लानीमीटर होता है, मतलब तुम्हें मैं कुछ भी दे दूँ, ठीक है, तुम्हें यहाँ का, ठीक है, तुम्हें सपोज इस एरिया का एरिया निकालना है, इस पार्ट का एरिया निकालना है, तो स्क्वायर मेथड होता है इसमें, मतलब इसको डिवाइड कर दो स्क्वायर्स में, फिर देखो कितने स्क्वायर्स इसमें कंप्लीट कवर हो रहे हैं, कुछ ऐसा मेथड होता है ये। पोलर प्लानीमीटर होता है इसमें, इस एरिया से शुरू करके एक हिस्से को स्टेबल रखते हैं और एक हिस्से को क्लॉकवाइज ऐसे घुमा के फिर वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। ये इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली पोलर प्लानीमीटर, ठीक है। ये एनसीईआरटी में है अच्छे से, और ये मैंने खुद लिख दिया है कि मैप से तुम करंट इवेंट समझ पाते हो, तुम्हें पता होता है कि कोई चीज़ कहाँ है, मतलब मैप की नॉलेज इतनी हेल्पफुल होती है, ठीक है। कोई देश कहाँ है, तुम्हें यही नहीं पता कि कोई देश कहाँ है, क्या चल रहा है, तो ऑब्वियसली जियो पॉलिटिक्स समझने आती है इससे। फिर उसके बाद आता है टोपो शीट।
यहाँ से मेन शुरू हो रहा है हमारा टोपो शीट, जिसे दूसरे शब्दों में टोपोग्राफिकल मैप्स भी बोलते हैं। और ये क्या है, हमने अभी पढ़ा था, ये लार्ज स्केल मैप होते हैं। लार्ज स्केल मैप मतलब जो स्मॉल एरिया को दिखाते हैं, और क्योंकि स्मॉल एरिया को लेके चल रहे हैं तो लार्ज इन्फॉर्मेशन इनके अंदर होती है। एक इनकी स्पेशलिटी होती है, ये किसी में भेदभाव नहीं करती, नेचुरल कल्चर कुछ नहीं। ये टॉप पे, मतलब ये अगर अर्थ है हमारी, ठीक है, ये घर है, ये सपोज पेड़ है, पौधे हैं, जंगल है, ये कहते हैं कि अर्थ की टॉप पे कुछ भी हो, अर्थ की टॉप पे सरफेस पे कुछ भी हो, सब दिखाएंगे उस एरिया में, कुछ भी हो, ठीक है। इट्स लाइक फोटो ही खींच लो ऐसे होगा। और ये शीट मैप्स हैं, ठीक है, मतलब सिंबल्स वगैरह यूज़ करके एज इट इज़ घर नहीं दिखेंगे, फ़ोटो में तो एज इट इज़ घर दिखेंगे ना, जैसे उनकी शेप है, बट इसमें तो सिंबल्स के थ्रू बनाते हैं। तो टोपो शीट्स क्या होती है, सिंपली अर्थ सरफेस का जो पूरा टॉप है उसके साथ सब कुछ जो भी उस पर है, चाहे नेचुरल या कल्चरल, उसको एज इट इज़ दिखाया जाता है ऑन द मैप। ये बेस मैप्स होते हैं, क्योंकि तुम्हारी जितनी भी शीट्स बनेंगी उनसे जो जहाँ से तुम ट्रेस करोगे वो बेस मैप यही होगा। इसी से फर्दर मैप्स बनते हैं, और एकेडमिक्स पर्पज से हम ट्रेसिंग मारते हैं ना जो, वो भी यहीं से होगी। तो बेस मैप्स की तरह होते हैं, बाकी मैप्स इसी पे ड्रॉ होते हैं। इन्हें जनरल पर्पज़ मैप्स भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि कोई स्पेसिफिक पर्पज़ तो है नहीं कि वहाँ के सिर्फ पेड़ पौधों को दिखा रहा है या फिर वहाँ के सिर्फ सेटलमेंट को दिखा रहा है, नहीं, सब दिखा रहा है, वहाँ पे कुछ भी है, कुछ भी है, सब दिखा रहा है। और ये लार्ज स्केल मैप में आता है। इसको कौन पब्लिश करता है, हर कंट्री की अपनी नेशनल मैपिंग एजेंसी होती है, जिसमें हमारे इंडिया में कौन है, जो 1767 में अंग्रेज़ों के टाइम पे सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुई थी, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बनाती है। और ये सीरीज़ में बनाती है, क्योंकि ये लार्ज स्केल मैप है, एक साथ सारा एरिया नहीं लेगी, थोड़ा थोड़ा करके लेगी, अच्छे से स्टडी करेगी हर एरिया को। उसके बाद आता है टोपोग्राफिकल मैप्स, जो होते हैं वो 2 सीरीज़ में बनाए जाते हैं, ठीक है। पहला होता है इंटरनेशनल मैप सीरीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इसमें वर्ल्ड मैप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, छोड़ो ये अपने काम का नहीं है। फिर आता है इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्रीज सीरीज़। इसमें क्या होता था, इंडिया और इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ के बनाए जाते थे टोपो शीट्स, ठीक है। कब तक, 1937 से पहले तक। फिर 1937 के बाद बोलो इन्होंने छोड़ो, हम अपने इंडिया का बनाएंगे, ठीक है, इंडिया के टोपो शीट्स बनाएंगे हम, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उन्हीं को बनाएंगे। और बट इसको बनाने के लिए जो इस इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्री सीरीज़ के लिए जो नंबरिंग सिस्टम जो फॉलो करते थे ना, वही न्यू सीरीज़ के लिए कंटिन्यू रखा, मतलब इंडिया वाली सीरीज़ के लिए, ठीक है। अब देखो, जो टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं वो अलग अलग स्केल्स पे बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ से अब तुम्हें पता चलेगा कि टोपो शीट्स भी बहुत तरीके की होती हैं, और जो हम लैब में यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी शीट है, ठीक है। यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज शुरू हो गया। कितना टाइम हो गया, ओके। सबसे पहले इसको समझने से पहले ये पढ़ लेती हूँ मैं। देखो, टोपोग्राफिकल मैप्स अलग अलग स्केल्स पे बनाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग स्केल्स पे। एक है जैसे 1:10,00,000, 1:2,50,000, 1:1,25,000, 50,000 पे भी बनता है और 25,000 पे भी बनता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ऑब्वियसली इसका बेस बड़ा है तो ये क्या है, स्मॉल स्केल है ना, वैसे लार्ज स्केल के ही है, बट कंपेरेटिवली ये इनसे तो स्मॉल हो गया ना, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े एरिया को ले रहा है, ठीक है। और इसमें 4 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक शो करते हैं, 1,25,000, 2,50,000, 1 डिग्री, छोड़ो, अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। क्या होता है, हमारी इंडिया एंड एडजेसेंट सीरीज़ थी, ठीक है। इसमें हम क्या करते थे, ये हमारा इंडिया है, यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है। इंडिया के आसपास ये सऊदी अरेबिया वाले कंट्रीज़, ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये नेपाल, भूटान, ये सारे एरियाज़ थे, ठीक है, ये रहे, ठीक है। तो इनमें क्या किया जाता था, हमने क्या किया, एक मैप तो बनेगा नहीं इनका सारा कि एक ही मैप बना दिया, फिर तो डिटेलिंग हो ही नहीं पाएगी। तो सिंपली क्या किया, इस पूरे एरिया को, ठीक है, इस पूरे एरिया को टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। मैं अपने मैप से समझाती हूँ, तुम्हें आएगा समझ। देखो, इंडिया एंड एडजेसेंट सीरीज़ था वो, ठीक है। अब इंडिया पे ही फोकस करते हैं हम, बट पहले क्या था, देखो
40 डिग्री नॉर्थ, मतलब इंडिया तो 37 पे ख़त्म हो जाता है ना, थोड़ा उससे आगे तक 40 डिग्री नॉर्थ से लेके, और नीचे 4 डिग्री नॉर्थ से शुरू हो जाता था। 4 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ के एरिया को, और लॉन्गिट्यूड अगर हम देखें तो 44 डिग्री ईस्ट से लेके, और ऑब्वियसली इंडिया तो 68 पे शुरू होता है ना, तो इसका मतलब इधर की कंट्रीज़ का भी एरिया ले रहे हैं हम, और 104 डिग्री ईस्ट, और इंडिया तो 98 पे ख़त्म हो जाता है, बट हमने आगे का भी ले लिया। तो इस पूरे एरिया को लिया हमने इंडियन एडजेसेंट सीरीज़ में, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इस एरिया को 136 पार्ट्स में तोड़ लिया, ठीक है। क्या किया हमने, आई होप समझ आ रहा हो। हमें ना टोपो शीट्स बनानी थी, ठीक है, हमें टोपो शीट्स बनानी थी, टोपोग्राफिकल मैप्स बनाने थे, और हम एक साथ पूरे एरिया को नहीं ले सकते थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिसाइड किया हमने एरिया कौन सा लेंगे। तो हमने कहा हम सिर्फ इंडिया को लेंगे, आसपास की भी लेंगे। तो हमने 4 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ तक का एरिया लिया, और 44 डिग्री ईस्ट से लेके 104 डिग्री ईस्ट तक एरिया को। इस पूरे एरिया को कितने पार्ट्स में तोड़ दिया, ठीक है, इसको 136 पार्ट्स में तोड़ दिया। कितने पार्ट्स में, 136 पार्ट्स में तोड़ दिया, ठीक है, 136 पार्ट्स में तोड़ दिया। एक चीज़ याद रखनी है, पानी वाला एरिया इन्होंने नहीं लिया, जहाँ सिर्फ लैंड है वो वाले एरिया में लिया है। तो यहाँ वाले की कोई पार्ट नहीं तोड़ा, यहाँ का कोई मैप नहीं बना, क्या ही बनाएंगे, पानी है, ठीक है, जैसे इसमें दिख रहा होगा। और ये जो 136 पार्ट्स किए ना हमने, ये जो 136 पार्ट के, इस हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है, इस हर एक पार्ट को नाम दिया जाता है मिलियन शीट, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो अच्छा, ये मिलियन शीट्स हमने कितनी बनाई है, 136। कहाँ से, 4 डिग्री से लेके 40 डिग्री नॉर्थ, और कितना था 44 से लेके 104 डिग्री ईस्ट के एरिया को 136 शीट्स में डिवाइड कर दिया। और उस हर एक शीट का क्या नाम है, 1 मिलियन शीट है वो, ये 136 मिलियन शीट्स बना दी। क्यों इसको मिलियन शीट बोलते हैं, क्योंकि 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं, और यहाँ पे हम स्केल कितना रखते हैं, 10 लाख या फिर 1 मिलियन, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिलियन शीट। या फिर अगर हम इंच सिस्टम में देखें तो 1 इंच इज टू 16 माइल, या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है, ये इसका स्केल होता है। और इसको 4 डिग्री शीट्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जितने भी ये ब्लॉक्स बने ना अब, ठीक है, देखो इस ये जो सपोज ये एक है, ऐसे ही 136 बनी है, तो ऐसे 136 बनी है, इन 136 में से सपोज मैं एक वाले हिस्से को निकाल लेती हूँ, ठीक है, तो ये जो एक हिस्सा होगा ये भी 1 मिलियन शीट है, और ऐसे ऐसे करके 136 मिलियन शीट्स बन गए, टुकड़े बन गए, 136 टुकड़े बन गए एक तरीके से। ये 4 डिग्री एक्सटेंट को शो करते हैं। मतलब सपोज अगर यहाँ पे 70 डिग्री है ना, तो यहाँ पे 74 होगा, और अगर लैटिट्यूड इसका सपोज 20 है तो ये 24 होगा। मतलब इस शीट को जब तुम उठाओगे तो इसका जो एक्सटेंट होगा, यानी ये जिस एरिया को दिखाएगी वो कौन सा एरिया होगा, जिसमें 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री का एक्सटेंट होगा। समझ आ रहा है, ठीक है, इट्स लाइक दिस। सपोज ये मैंने 136 पार्ट में, हाँ एक और चीज़, जब इनकी नंबरिंग की जाती है ना, यहाँ से जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पानी आ गया, यहाँ काम ही नहीं, तो जब नंबरिंग होगी ना तो नीचे से नहीं आएगा 8 9, ऐसे नहीं आएगा, ऊपर से नंबरिंग अप टू डाउन होती है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने 136 तक बना ली, 1 2 3 8 यूँ करके 136 तक बना ली, यानी ये 136 मिलियन शीट है, क्योंकि इनका स्केल क्या है, 1 मिलियन, 1 मिलियन या फिर 10 लाख, ठीक है। और इसमें सबका एक्सटेंट अगर मैं देखूँ तो वो कितना है, जैसे मैंने यहाँ की 1 मिलियन शीट को दिखाया, तो इसका एक्सटेंट कितना है, 4 डिग्री लैटीट्यूड और 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड का ही। जैसे इसमें एग्जाम्पल ले रखा है कि अगर लैटीट्यूड मेरे यहाँ पे 24 डिग्री पे शुरू है ना ये शीट, तो ये 28 डिग्री पे ख़त्म होगी, एग्जैक्ट 4 डिग्री की ख़त्म हो जाएगी, इसके अलावा ये और एरिया को नहीं दिखाएगी। और अगर यहाँ पे 72 डिग्री है फॉर एग्जांपल लॉन्गिट्यूड में, तो ये 76, 4 ऐड कर दो, 76 पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब अगर तुम्हें ऐसी कोई शीट दिखती है जिसमें तुम्हें 4 डिग्री तक का एक्सटेंट दिखा रखा है, समझ जाओ वो एक मिलियन शीट है। और उसका नंबर कैसे पता होगा,
45 ऐसे लिखा होगा, सपोज 45 है, या 1 से लेके 136 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे हम हिमाचल प्रदेश ही करते हैं, शायद उसका 40 कुछ पड़ता है इधर, यहाँ पे 40 कुछ पता नहीं, कुछ ऐसी रैंक आती है, ठीक है। आएगा समझ में धीरे धीरे। उसके बाद क्या होता है, अब इस मिलियन शीट से तो काम नहीं बनेगा, अब इतनी बड़ी, ये भी काफ़ी बड़ी है, तो अब इसके भी टुकड़े करेंगे हम, इस मिलियन शीट के भी टुकड़े करें। फॉर एग्जांपल मैंने इस हिस्से की एक मिलियन शीट को उठाया, ठीक है। अब मैं इसके भी टुकड़े करूँगी और इसके टुकड़े होंगे 16। कितने होंगे? 16, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक कोई मिलियन शीट है, वो 4 डिग्री के एक्सटेंट पे है, और मैं उसके 16 टुकड़े करूँ, मतलब 4 इधर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, ठीक है। सपोज यहाँ पे 24 थी, यहाँ पे 25 थी, ठीक है। तो 25 नहीं थी, यहाँ पे 28 थी, ठीक है। 24 थी, यहाँ 28 थी। अगर मैंने इसके 4 टुकड़े कर दिए तो हर टुकड़े को कितना कितना मिला है? 1 1 डिग्री। 24, ये 25, ये 26, ये 27। और अगर ये 72 था तो इसको 73, ये 74, 75, 76। यानी इस वाले को अगर मैं एक पार्ट को देखूंगी तो उसको कितना कितना मिल रहा है? 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री का एक्सटेंड मिल रहा है। समझ आया? तो यानी मिलियन शीट को, 1 मिलियन शीट को उठा के जब हम 16 हिस्सों में काट देते हैं तो उसका जो एक एक हिस्सा होगा उसको क्या बोला जाता है? कहाँ गया? उसको बोलते हैं डिग्री शीट, क्योंकि अब वो कितने को, ये था 4 डिग्री शीट, लेकिन अब इस 4 डिग्री शीट के जब हम 16 हिस्से करेंगे तो 1 1 डिग्री बांट आएगा हर एक पार्ट को, तो उसको बोलते हैं डिग्री शीट, ठीक है। ये क्वार्टर शीट, क्योंकि उसका 1/4 हो गया ना अब। और यहाँ पे स्केल अब और लार्ज हो जाता है, मतलब अब हमने एरिया और छोटा कर दिया अब, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लाख था, यहाँ पे 1,25,000, सॉरी 2,50,000 हो गया। और ये और भी तरीके हैं लिखने के। तो जो मिलियन शीट होती है उसको जब हम 16 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो जो 16 के 16 पार्ट्स हैं उन एक एक पार्ट को क्या बोला जाता है? डिग्री शीट, ठीक है। अच्छा, इन 16 की नेमिंग कैसे होगी? और अच्छे से दोबारा करा दूंगी। इन 16 का ना 1 2 3 नहीं दिया जाता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम 4 5 दे रहे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या देते हैं? इनको ABCD देते हैं। तो ऊपर से देना शुरू करेंगे नाम, ABCD EFGHIJKLMNOP, ठीक है। तो A से लेके P तक कोई भी एरिया हो सकता है, ठीक है। सपोज मैंने जैसे J का उठाया, ठीक है। तो इस J के एक हिस्से को, इसको क्या बोलूँगी मैं? ये एक डिग्री शीट है। और इसका नाम कैसे दूंगी? तो सपोज मैंने जैसे यहाँ 45 दिया था मिलियन शीट, 1 से लेके 136 में से कोई भी हो सकते हैं, तो मैंने फॉर एग्जांपल 45 वाली मिलियन शीट उठाई थी। अब उस मिलियन शीट के मैंने 16 टुकड़े कर दिए। अब इस 16 में से मैं कौन से एरिया को दिखा रही हूँ, ठीक है। तो वो जो मैंने नंबरिंग की ना ABCD, A से लेके P तक, A से लेके P तक, उससे मुझे पता चल जाएगा अच्छा मैं उसके कौन से हिस्से को दिखा रही हूँ। सपोज मैंने आज J किया था, तो अब मैंने क्या नाम रख दिया? 45J, ठीक है। अब देखो, समझो, कंफ्यूज नहीं होना। ये मेरी इंडिया था, ठीक है। और इसके आसपास की भी थोड़ा मैंने ज़्यादा एरिया ले लिया और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 136 हिस्सों में, ठीक है। एक हिस्सा जब मैंने देखा तो इसमें मैंने 4 डिग्री लैटीट्यूड और 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड का गैप ले लेके एक बनाया, और इसका मैंने स्केल रखा 1,10,00,000, 1:10 लाख, ठीक है। अब भी ये ज़्यादा बड़ा एरिया है, तो मैंने इसी शीट को, अब इसको मैंने 16 टुकड़े कर दिए, 2 3 4, इसके मैंने कितने कर दिए? 16 टुकड़े कर दिए, ठीक है। इसके मैंने 16 टुकड़े किए और हर टुकड़े को कितना कितना मिलेगा? 1 × 1 डिग्री। ये 4 डिग्री शीट थी, ये 1 डिग्री शीट हो गई। इसका स्केल क्या हो गया? आप ऑब्वियसली उसका 1/4 करोगे तो 2,50,000, ठीक है। और इसकी नेमिंग कैसे होगी? इसमें 1 से लेके 136 तक नंबर देना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने 45 चूज़ किया था,
उसके बाद इसके 16 हिस्से जब करूँगी तो उसमें से फिर चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद जे, ठीक है। अब इसको फर्दर ब्रेक करेंगे क्योंकि अभी भी ये बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है, ठीक है, हमें और छोटा जाना है ताकि और डिटेलिंग हो। तो इसके दो तरीके हैं, इस डिग्री शीट के मैं सिर्फ 4 हिस्से कर सकती हूँ या फिर मैं इसके दोबारा 16 हिस्से कर दूँ, ठीक है। देखो 4 हिस्से करूँगी तो एक डायरेक्शन के हिसाब से नाम दे दूँगी, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ठीक है। और ये डिग्री शीट है तो 26 27 ये गैप होगा, ठीक है। अब देखो हर एक को फिर कितना मिलेगा, अगर ये 26 है, ये 27 है, तो यहाँ पे क्या होता है 26.5, मतलब एक हिस्से को अगर मैं देखूँ तो इसमें देखो हाफ मिनट का गैप है ना, एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं ना, तो यहाँ पे देखो 30 मिनट्स का गैप यहाँ आएगा, 30 मिनट्स का गैप यहाँ आएगा। तो इसमें जब मैं एक शीट को उठा के देखूँगी इसमें कितने का गैप होगा, 30 मिनट्स का, इसलिए मैं बोलती हूँ इसको हाफ डिग्री शीट, ठीक है। इसको लिखूँगी कैसे मैं, 45 मिलियन शीट की जे डिग्री शीट की नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, ठीक है। इनकी पहचान वही है, इनका एक्सटेंड देख लो 30 मिनट्स का होगा, ठीक है। जैसे ये शुरू होगी 26.5 डिग्री 30 मिनट्स पे, तो 27 डिग्री नॉर्थ पे ख़त्म हो जाएगी। जैसे भी तुम्हें ऐसी शीट दिखे इसका मतलब वो कौन सी हाफ डिग्री शीट है। और इनका एक्सटेंड कितना होता है 30 मिनट इंटू 30 मिनट लैटीट्यूड इंटू 30 मिनट लॉन्गिट्यूड। स्केल क्या होगा, ऑब्वियसली उसका करो हाफ नहीं कितना करना होता है 1,25,000, ठीक है। उसके बाद या फिर इसका एक और तरीका होता है, इसी डिग्री शीट को तुम 16 हिस्सों में बांट दो और ज़्यादा डिटेलिंग करनी हो तो, ठीक है। सपोज ये वाली शीट थी, एक एक डिग्री का एक्सटेंड था इनमें 26 और 27, ठीक है। और यहाँ से लेके इसको मैं 16 हिस्सों में तोड़ दूँगी, तो ऑब्वियसली इसके अगर मैं 4 हिस्से करूँगी 26 से 27 इसके 4 हिस्से करो 20 का आएगा, कितने का आएगा 15 का 15 चौके 60 ना, 26 डिग्री 15 मिनट, 26 डिग्री 30 मिनट, 26 डिग्री 45 मिनट, 26 डिग्री 60 मिनट, यानी 27 डिग्री। तो यानी इसमें एक्सटेंड अगर मैं देखूँ तो 15 का इधर आएगा और 15 का इधर आएगा, ठीक है। तो इसमें कितने का होगा 15 डिग्री इंटू 15 डिग्री। और इसको फिर मैं कैसे लिखूँगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसका चौथे वाला पार्ट लिया तो इसको मैं कैसे लिखूँगी, 45 मिलियन शीट के जे पार्ट के भी जब मैंने पार्ट किए तो उसका फोर्थ पार्ट में है, तो इसका मैं लिखूँगी 45J/4। तो अगर कोई पढ़ेगा इसको तो समझ जाएगा कि पूरी जब मैंने सारे डिवाइड की थी तो 136 में से 45 नंबर की है, और इस 45 का भी जब मैंने फर्दर 16 पार्ट्स में तोड़ा तो जे वाले पार्ट की है, और उस जे के भी जब मैंने 16 टुकड़े किए तो उसमें चौथे नंबर वाले पे है। समझ आया, जो तुम यूज़ करते हो ना, जो टोपो शीट यूज़ करते हो वो यही वाली है, क्वार्टर डिग्री शीट यूज़ करते हो। उस पर तुम जाके देखोगे ना नीचे लिखा होगा स्केल भी, इनका स्केल क्या होता है, सबसे पहले तो इनकी एक्सटेंड कितना होता है 15 मिनट इंटू 15 का, यानी अगर तुम्हारी टोपो शीट शुरू हो रही है ना, सपोज तुम्हारी टोपो शीट का लैटीट्यूड शुरू हो रहा है 20 डिग्री नॉर्थ से शुरू हो रहा है, तो वो 20 डिग्री 15 मिनट पे ख़त्म हो जाएगा, उससे ज़्यादा का एरिया दिखाएगा नहीं, मतलब ये 15 मिनट। और अगर मैं लॉन्गिट्यूड की देखूँ सपोज ये 70 था तो 70 डिग्री 15 मिनट्स पर जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है। और इसका स्केल कितना रहता है, एक्सटेंड हो गया, इसका स्केल रहता है 50,000, इसका स्केल होता है 50,000। मैं लिखना भूल गई, 15 मिनट इंटू 15 मिनट, ठीक है। दोबारा कराती हूँ एक बार। गॉड नहीं हो रहा रफ, ये देखो कुछ भी नहीं था, पूरे अर्थ को तो दिखाएंगे नहीं, एरिया था इंडिया और एडजेसेंट कंट्रीज़ को दिखाने का, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको सबसे पहले 136 टुकड़ों में तोड़ दिया, हर एक टुकड़े को क्या नाम दिया हमने, मिलियन शीट, क्योंकि इसमें स्केल कितना रखा 1:10 लाख, ठीक है। और इसमें सबको कितना कितना बांटा आया
4 डिग्री लैटीट्यूड का एक्सटेंशन और 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन। अब 4x4 की तुम अगर 16 पार्ट्स बनाओगे, हर एक मिलियन शीट के जब तुम 16 पार्ट्स बनाओगे तो, और यहाँ पे जो पार्ट्स है वो ABCD A to Z मतलब A to P उसकी नेमिंग होगी, ठीक है। P16 होता है ना, ठीक है। और जब तुम इसके 16 टुकड़े करोगे, 24 से लेकर 28 के जब तुम 16 टुकड़े करोगे तो हर टुकड़े को कितना आएगा, 25, 26, 27, एक एक डिग्री बाट आएगा। तो यहाँ से तुम्हारी क्या बनेगी, डिग्री शीट। उसकी नेमिंग कैसे होगी, मिलियन शीट बताओ पहले कौन सी है। सपोज मैंने यहाँ की ली थी कोई 135 वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा मिलियन शीट का 135। अब उस 135 के मैंने 16 टुकड़े किए, तो सपोज मैंने P कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगी 135P, ठीक है। उसके बाद स्लैश, फिर इसके फर्दर 2 तरीके से टुकड़े हो सकते हैं। डायरेक्शन बेसिस पे 4 हिस्से कर दो, 4 हिस्से की डिवीजन करके देख लो कितना आ जाएगा, ठीक है। इसमें 30 मिनट इंटू 30 का वो रहता है। और अगर तुम 16 करोगे इसमें फिर 1 to 3 से करना है, ठीक है। और नंबरिंग 4 के बाद नीचे से नहीं 5 आएगा, ऊपर से ही आएगा, अप टू डाउन नंबरिंग होगी, 16 तक होगी। यहाँ से तुम्हारी बनेगी क्वार्टर शीट। और इसमें कितना बाटा आएगा, 15 मिनट इंटू 15 मिनट। जो तुम लैब में यूज़ करोगे शीट वो क्वार्टर डिग्री शीट है, उसका स्केल होगा तुम्हारा 1:50। उसमें लिखा होता है, जो तुम्हारी टोपो शीट होगी उसके नीचे होगा 1:50,000, या फिर तुम एक्सटेंड भी दे सकते हो, तो उसका एक्सटेंड 15 मिनट होगा। लैटीट्यूड का जो मैक्सिमम एक्सटेंड होगा ना वो 15 मिनट का होगा, और जो तुम्हारा लॉन्गिट्यूड का होगा वो भी 15 मिनट का होगा। और हाँ ये याद रखना 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होता है, ठीक है। और क्या बताना है, देख लो समझ आए तो बनाओ, मैं अच्छे से वीडियो ही भेज दूँगी। मेरे को लग रहा है मैं खिचड़ी मचा दी, ठीक है। मतलब तुम्हें ये पता चल जाए ना एक्सटेंड कितना है, तो तुम उसका स्केल भी बता सकते हो, कौन सी टोपो शीट है वो भी बता सकते हो। हमारे काम की यही होती है, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं उसमें ना। जब तुम अच्छा हाँ, टोपो शीट को रीड करना, एक तो टोपो शीट नंबर होता है, टोपो शीट नंबर पढ़ना सिखाया ये, वहाँ पे ऊपर होता है OSM लिखा होता है, एक तो शायद ओपन सीरीज, ओपन मैप सीरीज़ कुछ करके होता है, मतलब ओपन होता है, एक क्लोज में, क्लोज नहीं मतलब डिफेंस की होती है। ओपन वाली ये अवेलेबल होती है, डिफेंस वाली नहीं अवेलेबल होती, ठीक है। तो OSM करके होगा, और उसके नीचे नंबर होता है, ठीक है, वो नंबर यही होता है, ठीक है। जैसे उसमें पहले मिलियन शीट का बताएगा, फिर उसके बाद तुम्हारा A to P करके कोई भी पार्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल P, और फिर उसके भी जो 16 हिस्से होंगे उसमें से 6। एक चीज़ कंफर्म कर लेना, मुझे नहीं पता इसका, कई शीट्स में ना यहाँ पे भी एक अल्फ़ाबेट लिखा रहता है, उसका मुझे नहीं पता वो किस पर्पज़ से, बट बेसिक नंबर यही रहता है, ठीक है। ये तुम्हारी क्वार्टर डिग्री शीट का नंबर होगा। मिलियन शीट का नंबर खाली 1 से लेकर 136 तक कुछ भी हो जाएगा। अगर डिग्री शीट है तो यहाँ तक नंबर खत्म हो जाएगा कि डिग्री शीट, क्योंकि मिलियन शीट के 16 टुकड़े हो तो डिग्री शीट बन गई। क्वार्टर डिग्री शीट बनाने के लिए फिर से होगा, तो ये पूरा नंबर उस टोपो शीट का नंबर होगा, ठीक है। टोपो शीट नंबर आ गया। कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं उसके साइड में बने होते हैं, वो तुम्हें याद होने चाहिए कुछ कुछ, ठीक है। और स्केल पढ़ना आ गया, ओपन सीरीज़ मैप और ये सब होता है। और क्या था, हाँ एक और चीज़ होती है, मैप में ना नीचे बना रखा होता है, जैसे ऐसे करके 3 डब्बे बना देंगे, 3, ठीक है, ऐसे करके भी बना होता है। तो वहाँ पे ना जैसे तुमने जो मैप जो टोपो शीट उठा रखी होगी ना, वो टोपो शीट ऐसे लगा देंगे, वो हाईलाइट कर रखी होगी, और उसके आगे पीछे के टोपो शीट के नंबर भी तुम्हें वहाँ मेंशन करे हुए दिखाए जाते हैं, ताकि इजी रहे कॉन्टेक्स्ट लेना कि अच्छा ये किस एरिया में लाई कर रहा है। मतलब तुम्हें पता चल जाएगा ना कि स्टेट के इस हिस्से में या इस हिस्से में, क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता रही हूँ कि भैया इसके इस साइड भी ये नंबर है। मतलब कुछ नहीं है, जो टोपो शीट तुम यूज़ करते हो ना, तो उसी के नीचे ऐसा कुछ बना होता है जिसमें वो बता देता है कि ये जो तुम्हारी टोपो शीट है वो यहाँ है, और इसके दाएं बाएं में ये वाले टोपो शीट नंबर्स हैं, थोड़ा आइडिया के लिए होता है। ये हो गया। और क्या है, कॉन्टूर्स होते हैं इनमें। कॉन्टूर्स क्या होते हैं, चार्जिंग कितनी है, ये सी लेवल है, सी लेवल से कोई चीज़ कितनी ऊंची है उसको डिनोट किया जाता है स्पॉट हाइट से, ठीक है। ये सपोज 10 मीटर है, 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 ठीक है। 10 मीटर 10 मीटर इन सबको मिला दूँ मैं, ये बन जाएंगे तुम्हारे कॉन्टूर्स। तो कॉन्टूर्स कुछ नहीं होते, सेम हाइट को मिलाने वाले लाइन को कॉन्टूर्स बोला जाता है। सेम हाइट यानी स्पॉट हाइट, ठीक है, स्पॉट हाइट वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब सी लेवल से कोई चीज़ कितनी ऊंची है उसको स्पॉट हाइट बोलते हैं।
और उन पॉइंट्स को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन्स उनको कॉन्टूर्स बोलते हैं। इसमें कॉन्टूर्स से शो की जाती है हाइट। ये आना चाहिए और ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है, बट बाकी इसमें कुछ करने का है ही नहीं। बट ऐसे होता है, सपोज ये तुम्हारा मैप है, ठीक है, ये मैंने दे दिया तुम्हें कॉन्टूर्स। सपोज ये मैंने लिख दिया है, ये है 30 मीटर, ये है 20 मीटर, ये है 12 मीटर, ठीक है। सपोज मैंने ऐसे रख दिया। वैसे इंटरवल इनका बराबर होता है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है। जो 10 मिलियन की शीट होती है ना, बड़ी होती है ऑब्वियसली, तो इंटरवल हम 150 का लेके चलते हैं। फिर इसमें और डिटेलिंग होती है तो हम थोड़ा कम इंटरवल भी ले सकते हैं। डिग्री शीट में इंटरवल कितना होता है, 100 मीटर ऐसे, ठीक है। ये तो मैंने ऐसी बकवास के लिए ले लिया, बट ये तो स्टैंडर्ड तरीके होते हैं ना। कहाँ गया, गुम हो गया, ठीक है। हाँ, मैंने एग्जाम्पल लिया था, सपोज ये है। अच्छा, सही ले लेते हैं फिर अब एग्जाम्पल। सपोज ये 100, ये है 50, ये है ही नहीं, चलो 10, ठीक है। सपोज ये है, तो इनमें ना पता है क्या किया जाता है पता लगाने के लिए कि सरफेस फीचर कैसा होगा। तो जैसे ये है ना एंड पॉइंट, यहाँ से लेके सीधी लाइन आती है, यहाँ से लेके सीधी आती है, ठीक है। ये बेस लाइन होती है तुम्हारी, यहाँ पे तुम हाइट लिख लेते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 50, 100 ऐसे करके लिख देते हो। इस साइड भी ऐसे कर लेते हो। फिर जैसे ये वाली कौन सी है, 10 की है, तो 10 की लाइन को इधर 10 पे लगा दो। फिर ये जैसे 50 की है, इससे पहले ना सीधी एक लाइन खींच लो ताकि सबकी इक्वल आए। फिर ये 50 को यहाँ तक ले आओ। फिर ये होती है तुम्हारी 100 को यहाँ तक ले आओ। फिर 100 की यहीं तक है, अच्छा ये बीच में पास में नहीं है, ऐसे है। फिर 50 की 50 तक ले आओ, 100 की 100 तक, 10 की 10 तक ले आओ। अब इनको मिला दो, तो इसका मतलब है तुम्हारा जो फीचर है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इस तरीके से कॉन्टूर्स को स्टडी किया जाता है। अब सपोज़ मेरे को यहाँ पे प्लेटू बनाना होता, तो उसके लिए भी कॉन्टूर्स कैसे होंगे। ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, इस तरीके से होगा। तो इसमें और अगर तुम्हें हाइट दे रखी हो और ये बनाना हो तो भी ईजी है। बेस हाइट तक इनको इस पॉइंट पे लगा दो, 50 की है इसको लगा दो, 100 की है, और फिर इनको मिला दो, ऐसे होता बनता है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं होता। कॉन्टूर्स से पता चलता है। अच्छा, एक और कॉन्टूर्स की स्पेशलिटी होती है, जितना पास होंगे ना इनके बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा, इसका मतलब स्लोप उतना ही स्टीप है, ठीक है। क्योंकि अगर जेंटल होता तो बहुत लेट बढ़ता ना, ऐसे ही चलता रहता, नहीं कुछ नहीं बड़ा हो रहा। लेकिन स्टीप है तभी तो बढ़ रहा है बार बार। यहाँ पे देखो, यहाँ चेंज हो रहा है, 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 तो ये स्टीप स्लोप होता है, ठीक है। तो कॉन्टूर्स जितना पास होते हैं इसका मतलब स्टीप स्लोप है। कॉन्टूर्स के बीच का डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा इसका मतलब स्टीप स्लोप नहीं है, जेंटल स्लोप है। ये क्वालिटी होगी। और इस तरीके से कॉन्टूर्स अगर मैप पे दे रखे हो तो इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। और क्या बताना है, एक मैप पे ना टोपो शीट पे तुम्हारा किस बेस लेवल से लिया, डेटम क्या लिया वो भी लिखा होता है, और प्रोजेक्शन कौन सी यूज़ हुई है वो भी लिया होता है। ये थी तुम्हारी बेसिक टोपो शीट, और फर्दर डिटेलिंग तुम्हें खुद करनी होगी, मैं कल बता दें।